हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर अब एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। पार्ट ए करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, फिर पार्ट बी करेंगे और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स जानेंगे इस चैप्टर का, थोड़ा बेसिक क्या है। तो शुरू करते हैं हमारे पार्ट नंबर 1 को। थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, इसको हम लिंक भी करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के साथ। जैसा मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में कहा था कि थोड़ा कंपैरिजन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत में हम देखेंगे, तो वो अब हम शुरू करने वाले हैं। तो आराम से पूरे वीडियो को देखिए, समझिए। पहले बेसिक अगर आपने समझ लिया तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे। तो बेसिक अच्छी तरीके से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंपैरिजन देखते हैं। देखो, अपन यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनाकर समझने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर CI, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ SI। दो बैंक है, ठीक है, एक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर ब्याज देती है और एक साधारण ब्याज के अनुसार ब्याज देती है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, दोनों ही बैंक में 10-10 हज़ार रुपए जमा कर दिए। मैंने इसमें भी 10 हज़ार रुपए जमा कर दिए, मैंने इसमें भी 10 हज़ार रुपए जमा कर दिए, ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं कि कौन सी बैंक ज्यादा ब्याज दे रही है, किस हिसाब से ब्याज दे रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में मैंने क्या कर दिया, दोनों में 10-10 हज़ार रुपए जमा कर दिए। फिर मैं चेक करूंगा कि एक साल बाद मेरा पैसा जो था 10 हज़ार रुपए वो कितना बन गया। फिर मैं देखूंगा 2 साल बाद मेरा पैसा कितना हो गया, और फिर मैं देखूंगा 3 साल बाद मेरा जो मूलधन था वो कितना हो गया, दोनों ही बैंक के अनुसार, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, दोनों की दोनों बैंक 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज दे रही है, ठीक है। 10% पर एनम का मतलब 10% वार्षिक, यानी ब्याज जो है वो सालाना जुड़ रहा है। जैसे एक वर्ष खत्म हुआ आपके खाते में ब्याज जुड़ जाएगा, जैसे एक वर्ष खत्म हुआ आपके खाते में ब्याज जुड़ जाएगा। कितना जुड़ेगा, 10%। किसका, मूलधन का। ये होता है रेट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट आपको बताया था, मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन हमेशा समान रहता है, हमेशा उसी मूलधन के ऊपर आपका ब्याज जुड़ता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के अंदर प्रति वर्ष मूलधन चेंज होता रहता है। इसी वजह से ब्याज के ऊपर ब्याज ऐड होता रहता है, मूलधन चेंज होता रहता है। इसी वजह से आपका ब्याज की जो राशि है वो चक्रवर्ती ब्याज में ज्यादा मिलती है। कैसे मिलती है तो वो देखते हैं भाई। जैसे ही एक साल खत्म हुआ, तो एक साल खत्म होने पर तो दोनों ही बैंक में जो हमारा अमाउंट है 10 हज़ार, वो जितना भी होगा वो इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्याज वार्षिक रूप से जुड़ रहा है। तो दोनों ही बैंक में एक एक साल खत्म होगा, दोनों के दोनों 10% जोड़ देंगे 10 हज़ार का। तो 10 हज़ार का 10% कितना होगा, देखो 10 हज़ार तो था ही, 10% कितना होगा, 1000 रुपया होगा। 1000 रुपये जुड़ जाएंगे, जो 10 हज़ार थे वो 11 हज़ार हो गए। और यहाँ पर भी 10 हज़ार रुपये जो मेरे थे उसके ऊपर कितना, 10 हज़ार का 10% यानी 1000 रुपये ऐड हो जाएगा। जो मेरा पैसा था वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये बन जाएगा, 11 हज़ार रुपये बन जाएगा। लेकिन जैसे सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा, तो सेकेंड ईयर कंप्लीट होने पर साधारण ब्याज में क्या होता है कि ब्याज जो है हमेशा और हमेशा सेम मूलधन के ऊपर मिलता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के अंदर मूलधन जो है अब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कैसे भाई, देखो यहां पर मैंने क्या कहा था, ब्याज जो है हमेशा सेम मूलधन के ऊपर मिलता है। किसके ऊपर मिलेगा, इस 10 हज़ार के ऊपर मिलेगा। किसके ऊपर मिलेगा, 10 हज़ार में। देखो एक साल के एंडिंग में 11 हज़ार रुपए तो वो आपके खाते में हो गए, ठीक है। 11 हज़ार रुपए तो आपके अकाउंट के अंदर पड़े ही हैं। एक सेकेंड, हाँ, हमारे खाते में साधारण ब्याज के अनुसार देखा जाए तो 11 हज़ार रुपए तो हो ही गए थे, वो तो फर्स्ट ईयर के एंडिंग में हो गए थे। अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज और जुड़ेगा। कितना रुपया जुड़ेगा, तो वो 1000 रुपया जुड़ेगा। 1000 रुपया क्यों जोड़ा, क्योंकि मैंने कहा ब्याज हमेशा और हमेशा सेम मूलधन के ऊपर जुड़ेगा। तो सेम मूलधन कौन है, 10 हज़ार, इसका 10% फिर से 1000 रुपया ही होगा। तो मैंने यहाँ पर जोड़ लिया, मेरा पैसा कितना हो गया, 12 हज़ार रुपये, जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखा। और जब मैं तीसरे वर्ष के एंडिंग में गया तो देखो 12 हज़ार रुपये तो हो ही गए थे, 12 हज़ार रुपये तो हो ही गए थे। इसके अलावा क्या होगा, इसके ऊपर ब्याज और ऐड हो जाएगा। किसके ऊपर ऐड होगा, इसी सेम मूलधन के ऊपर ऐड होगा। कितना, 10%। फिर से 10 हज़ार का 10%, 1000 रुपया, इसके अंदर 1000 रुपये जोड़ लो। कितना हो गया, ये 13 हज़ार रुपये। कितना हो गया, 13 हज़ार रुपये। तो आप देख सकते हो कि पहले ईयर में 1000 रुपया ऐड हुआ सिंपल इंटरेस्ट में, दूसरे ईयर में आप फिर से देख सकते हो 1000 रुपया ऐड हुआ, तीसरे ईयर में आप देख सकते हो फिर से 1000 रुपया ऐड हुआ। आई बात समझ में, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मूलधन सेम है। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट डाल के लिख लो कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ब्याज जो है हमेशा और हमेशा सेम मूलधन जो इनिशियल में था उसी के ऊपर ब्याज मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्याज की जो राशि है वो प्रति वर्ष इक्वल रहती है। आप देखो यहाँ पर भी 1000 रुपये ऐड हुआ, यहाँ पर भी 1000 रुपये ऐड हुआ, यहाँ पर भी 1000 रुपये ऐड हुआ। इन पॉइंट्स को नोट डाल के लिख लो, ठीक है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज की अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसी के अंदर अब चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं। चक्रवर्ती 11 हज़ार रुपये थे, ठीक है, एक साल के एंडिंग में 11 हज़ार रुपये हुए, वो तो ठीक है, ये लो 11 हज़ार तो आपके खाते में थे ही। अब इसके अलावा ब्याज और ऐड होगा। लेकिन इस बार जो ब्याज है, इस बार जो 10% ब्याज है वो आप इसका नहीं निकालोगे। साधारण ब्याज में हम इसका निकालते हैं, आप देख सकते हो। लेकिन इस बार हम ब्याज किसका निकालेंगे, इसका, क्योंकि अब हमारा मूलधन चेंज हो गया है। तो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आप नोट डाल के लिख लो कि ब्याज की जो मूलधन की जो राशि है वो प्रति वर्ष चेंज होती रहती है।
डिपेंड करता है आप ब्याज किस तरीके से लगा रहे हो। अगर आप वार्षिक रूप से लगा रहे हो तो प्रति वर्ष ब्याज की राशि चेंज होगी। अगर आप अर्धवार्षिक रूप से लगा रहे हो तो हर 6 महीने के बाद आपकी मूलधन की राशि चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 11,000 रुपए आपके खाते में हो चुके थे तो इस बार आपको जो ब्याज मिलेगा वो इस नए मूलधन के ऊपर मिलेगा। तो 11,000 का 10% कितना होगा, 1100 रुपए होगा। तो इस बार आप इसके अंदर क्या कर लोगे, 1100 रुपए जोड़ लोगे। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 0 0, फिर ये यहाँ पर आ गया 1, फिर ये कितना हो जाएगा 2, और फिर ये कितना हो जाएगा 1। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हो 2 साल के एंडिंग में आपका जो 10,000 रुपया था वो यहाँ पर 12,100 रुपये बन गया, लेकिन यहाँ पर केवल 12,000 ही है। ज्यादा ब्याज कौन दे रहा है, ये दे रहा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज ऐड होते रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं 12,100 रुपये। तो 12,100 रुपये तो आपके खाते में थे ही थे, इसके अलावा इसके ऊपर ब्याज और ऐड होगा। ब्याज किसके ऊपर मिलेगा, किसका 10% मिलेगा, तो इसका 10% मिलेगा। ब्याज की राशि प्रति वर्ष चेंज होती रहती है, प्रति वर्ष नहीं, जिस हिसाब से रेट लग रही है उस हिसाब। क्लियर? तो यहाँ पर वार्षिक रेट लग रही है तो मैं प्रति वर्ष की बात कर रहा हूँ। तो 12,100 का आप क्या करोगे, फिर से 10% निकालोगे। ठीक है, तो 12,100 का जब आप 10% निकालोगे आपको कितना मिलेगा, 1,210 रुपये मिलेगा। इनको जब आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो 0, फिर आ गया 1, फिर आ गया 3, फिर आ गया 3, फिर आ गया 1, ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखो 13,000 बने, लेकिन वहां पर आपके 13,310 रुपये बन गए। 310 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ब्याज का ब्याज मिला, लेकिन यहाँ पर ब्याज का ब्याज नहीं मिला। हमेशा देखो प्रति वर्ष देखो आप देख सकते हो 1,000 रुपया ही ऐड हुआ केवल खाते में, लेकिन यहाँ पर आप देखो पहले साल 1,000 रुपया ऐड हुआ। ठीक है, फिर दूसरे साल जब अपन ने देखा तो इसमें से इसको घटाओ आप, 1,100 रुपया ऐड हुआ, है ना। फिर जब आप यहाँ से यहाँ तक जाओ आप देखो यहाँ पर कितना ऐड हुआ, इसमें से आप इस चीज को घटाकर देखो तो आपको कितना मिलेगा, देखो 1,210 रुपया ऐड हुआ। मतलब प्रति वर्ष जो है ब्याज की राशि चेंज हो गई, ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है। देखो आप देख सकते हो 1,000 रुपए की जगह इस बार 1,100 जुड़ा। क्यों जुड़ा, क्योंकि 1,000 का 10% जोड़ोगे कितना आएगा, 100 रुपये आएगा, तो आपने जोड़ दिया। 1,100 का 10% आपने फिर से इसके अंदर जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये चीजें चलती है। तो आई होप कंपैरिजन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। बाकी अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पूरा चैप्टर है हम फॉर्मूला फ्री अप्रोच से करेंगे। आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप एक बार अगर आपने ये इतना सा अच्छी तरीके से समझ लिया, आपको डेफिनेशन अगर दिमाग में घुस गई तो आप आसानी से अब पूरा चैप्टर कर लोगे। आपको ये भी रटने की जरूरत नहीं है कि अर्धवार्षिक होता है तो आधा करते हैं, डबल करते हैं, क्वार्टरली होता है तो 4 गुना करते हैं, 3 गुना करते हैं, कुछ नहीं रटना है। यहाँ पर हम आराम से समझेंगे, बेसिक सवालों के साथ शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल को। देखो ध्यान से समझना ये इस एक सवाल को, उसके बाद आगे आने वाले सवाल जो है आप आराम से कर लोगे। पहला सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। ये सवाल आपको कह रहा है कि 45,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। आपको ब्याज ज्ञात करना है। आपने 45,000 रुपए जमा किए, 15% वार्षिक रेट है और 2 वर्षों के लिए जमा किया। हमारे तो वही रेशियो वाली अप्रोच चलेगी जो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम एक करते हैं, ये जो 15% पर एनम दे रखा है इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ। तो 15/100 को जब आप भिन्न के रूप में लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा, 3/20 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3/20 बन जाएगा। आई बात समझ में? तो होगा क्या, यहाँ पर देखो 2 वर्ष लिखा है, तो 2 वर्ष लिखा है तो आप क्या करोगे, 20 के ऊपर 3 रुपया ऐड हुआ। यही कहना चाह रहा है, 20 के ऊपर 3 रुपया ऐड हुआ। तो 20 के ऊपर अगर 3 रुपए ऐड हुए तो 20 रुपए की राशि कितनी बन गई, 23 रुपए बन गई। 20 रुपए की राशि कितनी बन गई, 23 रुपए बन गई। अब अगर इसी सवाल के अंदर ये कह देता ना कि अगर साधारण ब्याज का पता करो, तो साधारण ब्याज के केस में हम क्या करते कि 20 रुपए के ऊपर 3 रुपया ऐड हुआ है 1 साल में, तो 2 साल में कितना होगा, 6 ऐड होगा। तो हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख देते 20 से 26, क्योंकि 6 रुपया ऐड होगा। प्रतिवर्ष ब्याज की राशि सेम होती है। अगर 1 साल में 3 रुपया ऐड हुआ तो 2 साल में 6 होगा, 3 साल में 9 होगा, 4 साल में 12 होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता रहता है। इसी वजह से जो सेकंड स्टेप है वो मैं इसके जस्ट नीचे लिख दूंगा। अब ये क्या है, ये आप में से अगर शुरुआत से मेरे से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट से लेकर यहाँ तक आए हो तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब मुझे आगे से आगे किसी चीज के ऊपर कुछ जोड़ना है, परसेंटेज को जोड़ना है, तो हम उसको एक के नीचे एक करके लिखते हैं। नॉर्मली इसको आगे करके लिखते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल इनिशियल से फाइनल के ऊपर मतलब, इसलिए मैंने एक के नीचे एक लिख दिया। आई बात समझ में? तो सीआई के अंदर आपको ये चीज करनी है। एसआई के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्टली इस तरीके से लिख दिया। देखो अगर 3 साल होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर 20 से 23 एक बार और लिख देता, 3 बार लिख देता, 1 2 3। लेकिन साधारण ब्याज के केस में क्या करते फिर मैं, तो 1 साल का ब्याज 3 रुपया है तो 3 साल का कितना होगा, 9 रुपया होगा। तो 20 के ऊपर 9 रुपया जोड़ दो तो 20 की राशि कितनी बन जाएगी, 29 बन जाएगी। भाई नॉर्मल PRT/100 तो कर ही सकते हो, इसके अलावा एक और जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ आप। तो ये हमने इस तरीके से देख लिया। 2 साल है तो हम केवल 2 बार ही लिखेंगे फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये तो है आपका, इस तरफ जो भी चीज आपको मिलेगी वो होगा प्रिंसिपल, इस तरफ जो भी आपको मिलेगा वो होगा अमाउंट यानी मूलधन।
ठीक है, अब इनको देखते हैं। 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, और 23 इंटू 23 कितना हो गया 529, यानी 400 रुपए की राशि 529 बन गई। ब्याज कितना ऐड हुआ, ब्याज आप देख सकते हो 129 रुपीज ऐड हुआ। कितना हुआ 129, लेकिन एक्चुअल में जो मूलधन है वो हमारा 400 नहीं है, एक्चुअल में मूलधन हमारा 45,000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये 400 रुपए जो है 400 नहीं है, एक्चुअल में 45,000 है, तो मैं क्या करूंगा 45,000 के अंदर 400 का भाग लगाऊंगा। 45,000 के अंदर क्या करूंगा 400 का भाग लगाऊंगा, ताकि मुझे एक यूनिट की वैल्यू मिल सके। अगर आपको एक यूनिट की वैल्यू मिल गई तो फिर आप 129 यूनिट्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। हम क्या करेंगे हम यहाँ पर 129 यूनिट्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो मुझे अपने आप जो चक्रवर्ती ब्याज है वो मिल जाएगा। आई बात समझ में। मैंने एक के नीचे एक या फिर आगे से आगे क्या लिखा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता है, इसी वजह से मैंने इसको एक के नीचे एक लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे। देखो कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया हमने, अभी तो पहला सवाल है, थोड़े से और सवाल करेंगे और अच्छी तरीके से चीजें क्लियर होगी। जब अर्धवार्षिक होता है तो क्या करेंगे, सारी चीजें सीखेंगे हम। तो इसको देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देखो 00 से 00 काट दिया। इसके अलावा यहाँ पर हम 2 से काटें इसको तो 2 बार में कट गया। इसको अगर 2 से काटें तो देखो ये 2 बार में और 5 बार में कट गया। यहाँ तक क्लियर अच्छी तरीके से। इसके बाद अब हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो अच्छी तरीके से इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके फिर हमें लगाना है 2 का भाग। अब मल्टीप्लाई भी थोड़ा ढंग से करना है, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा। तो कैसे करते हैं, देखो इसको एक चीज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ 129 का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ 225 से, लेकिन इसको ऐसे करके लिख देता हूँ 200 और प्लस 25 है ना, 200 प्लस 25 लिख देता हूँ, स्प्लिट करके लिख देता हूँ। और 25 को मैं 100/4 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो ये इसका गुणा इसके साथ करना आसान है। 00 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 258 हो गया। 129 इंटू 2 कितना हो गया 258 हो गया। इसके अलावा ये इसके साथ जब गुणा होगा तो क्या आएगा 129 के पीछे 00 तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा 4 का भाग और लग जाएगा। 4 का भाग जो है वो और लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 का भाग जब आप इसके अंदर लगाओगे, लगा देते हैं देखो यहाँ पर, तो 3 बार में 2 बार में 1 आगे चला गया, 2 बार में 2 आगे चला गया, तो 5 बार में कितना आया 3225। ये जोड़ लो आप 3225 कितना मिला, ये आपको मिल गया देखो 5 2 यहाँ पर आएगा 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 2। अभी इसमें देखो 2 का डिवाइड लगाना बाकी है। लास्ट में ये जो 2 है ना, इसका डिवाइड लगाना हमें बाकी है। तो यहाँ से जब हमने 2 का डिवाइड लगाया, आप देखो 1 बार में चला गया, फिर 4 बार में जा रहा है, 1 आगे भेजोगे तो 5 बार में जा रहा है। सही है, 1 जब आपने आगे भेज दिया 5 बार में चला गया, फिर 1 बार में, फिर 2 बार में, और फिर पॉइंट समथिंग करके 5 बार में, यानी 14,512.5 करके अपन को चीज मिल रही है फाइनल। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में। तो ये था हमारा पहला सवाल। आई होप अच्छी तरीके से बेसिक आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 10,000 रुपए है, आपने 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये चेक करना है। प्रथम वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% आपको मिला है। तो बहुत ही सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दो। 4% को आप क्या लिखते हो 1/25 लिखते हो, यानी 25 के ऊपर 1 रुपए का ब्याज, यानी 25 रुपए की राशि कितनी बन जाएगी 26 बन जाएगी। तो 25 की जो राशि है वो कितनी बन गई 26 बन गई। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आगे 5% यानी 1/20 यानी कितना हो गया 20 से 21 हो गया। उसके बाद 6% कितना होता है 3/50, 3/50 यानी कितना हो गया 50 से 53। सही है, 3/50 है, यानी 50 के ऊपर 3 यूनिट ऐड हुए हैं, तो 50 की चीज कितनी हो गई 53 रुपए हो गई। इसको यहाँ पर एक के नीचे एक करके लिख दिया। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ये है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट। यहाँ पर जो चीजें सिंप्लीफाई हो सकती है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो बाकी को यूं ही रखेंगे। ठीक है, तो 2 से अगर इसको काटें तो ये हो गया 10, अगर 2 से इसको काटते हैं तो ये कितना हो गया 13 यानी 13। ठीक है, 25 इंटू 5 125 और पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं एक बार 13 यहाँ पर लिख देते हैं। देखो 13 इंटू 21 इंटू 53, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो 53 इंटू 1 53 कैरी चला जाएगा 5, 53 इंटू 2 106, 106 और 5 कितने हो गए 111, कितने हो गए 111। इसमें 13 का गुणा और करना है। 13 इंटू 3 39 यहाँ पर आ गया 3, 13 और 3 कितना हो गया 16, यहाँ पर आ गया 1, 13 और 1 14, यहाँ पर आ गया 1, 13 और 1 फिर से कितना हो गया 14, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा
14,469, कितना हो गया 469। यहाँ तक आई बात समझ में। यानी जब 12,500 मूलधन है तो आपका ब्याज इतना है, लेकिन मूलधन एक्चुअल में है कितना 10,000 रुपए। यानी हम क्या करेंगे 10,000 के अंदर, हम 10,000 के अंदर 12,500 का डिवाइड लगाएंगे। यहाँ से मुझे क्या होगा 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई अगर आपको, तो यहाँ पर अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो इसमें से इसको माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा कितने यूनिट्स आपको फाइंड करना है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगर हम इसमें से 12,500 को माइनस करना है तो यहाँ पर कितना आएगा देखो 9, फिर आएगा 6, 14 में से 5 चला जाएगा आएगा 9, और 3 में से 2 चला जाएगा कितना आएगा 1, यानी 1969। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1969। 00 से 00 काट लो, और 25 से 5 बार में कट गया, 25 से ये कट गया 4 बार में, इन दोनों का करा लो मल्टीप्लाई, तो 9 चौक 36, यहाँ पर आ गया 3, 6 इंटू 4 24, 24 और 3 कितने हो गए 24 और 3 हो गए 27, यहाँ पर आ गया 2, उसके बाद 9 इंटू 4 36, 36 और 2 कितने हो गए 38, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 3, और फिर 4 और 3 कितने हो गए 7, और डिवाइड में क्या करना है मुझे 5 करना है। ठीक है, तो एक बार में पूरा पूरा जा रहा है, फिर 2 आगे भेज दूं तो 5 बार में पूरा पूरा जा रहा है, फिर 3 आगे भेज दूं तो 7 बार में पूरा पूरा जा रहा है, फिर 2 आगे भेज दूं तो 5 बार में पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, तो 1575 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, केवल एक ही ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो सेम तरीका है, बिना फॉर्मूले के हम सब कुछ ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो ये आया 6 माही। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो अर्धवार्षिक या फिर त्रैमासिक सुन के ही थोड़े से डर जाते हैं, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर फॉर्मूला फ्री तरीके से हम देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है और इसको 6 माही क्यों बोलते हैं। 1,60,000 रुपए है, 2 वर्षों के लिए आपने जमा किए, 10% वार्षिक रेट मिल रही है आपको, लेकिन 6 माही देय है। 6 माही देय यानी अर्धवार्षिक रूप से देय है, हाफ ईयरली देय है। इसका मतलब क्या होता है, यानी आपके खाते में जो ब्याज है वो हर 6 महीने के बाद जुड़ जाएगा। हर 6 महीने के बाद जो है ब्याज जुड़ जाएगा। जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था तो मैं आपको हर साल के बाद में ब्याज जोड़ रहा था, बस वही सेम चीज़ है, लेकिन हर 6 महीने के बाद आप ब्याज जोड़ते रहो। आपका जो मूलधन है हर 6 महीने के बाद में चेंज करते रहो, ये चीज़ आपको करनी है। तो देखो सेम तरीका रहेगा। अब चूंकि 2 साल के लिए आपने पैसा जमा करके रखा है और ब्याज आपको हर 6 महीने में जुड़ रहा है, इसका मतलब 2 साल के अंदर 6 महीने कितनी बार आते हैं 4 बार आते हैं। जैसे ही 6 महीने बीतेंगे ब्याज जुड़ा, और 6 महीने बीते ब्याज जुड़ा, और 6 महीने बीते ब्याज जुड़ा, और 6 महीने बीते ब्याज जुड़ा। इस प्रकार से पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए। यानी 2 साल भले ही लिखा है यहाँ पर, लेकिन जो साइकिल है वो 4 बार चल रही है, क्योंकि हर 6 महीने के बाद ब्याज जुड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब अर्धवार्षिक होता है तो आप समय को डबल कर लो, आपको रटना नहीं है। आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि 6 महीने है मतलब 6 महीने में जुड़ रहा था। आप देखो 2 साल में 6 महीने कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 4 बार लिखूंगा। क्लियर, 4 बार लिखूंगा। दूसरी चीज, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 10%, ये 10% वार्षिक दर दे रखी है आपको। यहाँ पर रेट क्या दे रखी है वार्षिक, लेकिन आप तो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से जोड़ रहे हो, तो फिर आपको रेट को भी अर्धवार्षिक रूप से बदलना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो वार्षिक का मतलब क्या है 12 महीने, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 12 महीने की रेट दे रखी है, 12 मंथ्स की रेट दे रखी है, कितनी है 10% है, लेकिन आपको तो 6 महीने के हिसाब से निकालना, तो फिर आप 6 महीने की रेट निकालो यहाँ पर। तो कितना आएगा 10% बट्टा 12 इंटू 6 कितना होगा, देखो 2 बार में 10 बट्टा 2 कितना हो गया 5%। यानी अगर वार्षिक आप 10% ऐड कर रहे हो तो साल अर्धवार्षिक रूप से आप कितना ऐड करोगे 5% ऐड करोगे। इसीलिए कहते हैं कि अर्धवार्षिक होता है तो रेट को आधा कर लो, लेकिन आपको नहीं रखना है। आई बात समझ में। तो 12 महीने के लिए 10% है तो 6 महीने के लिए कितना 5%। इस तरीके से रेट निकाली जाती है। तो अब हम जो है यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए 5% रेट काम मिलेंगे। 5% का मतलब कितना 1/20, यानी 20 के ऊपर 1, 20 रुपए के ऊपर 1 रुपया मिल रहा है। आई बात समझ में। तो अगर 20 रुपए के ऊपर 1 रुपया मिल रहा है, यानी 20 की राशि कितनी हो गई 21, ये पहले 6 महीने का हिसाब। और ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, इसलिए 1 के ऊपर 1 लिख रहा हूं मैं, 1 के नीचे 1 लिख रहा हूँ। ये लो 20 से 21, एक बार और जुड़ेगा, ये लो 20 से 21, और एक बार और जुड़ेगा 20 से 21, क्योंकि 2 साल के अंदर 6 महीने 4 बार आते हैं, इसलिए 4 बार प्रोसेस चलेगी। अब आपको सॉल्व करना है, इस तरफ जो मिलेगा वो मूलधन होगा, इस तरफ जो मिलेगा वो अमाउंट होगा, इस हिसाब से आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, और पीछे कितना 4 0, 1 2 3 4, और एक्चुअल में मूलधन भी कितना है आपका इतना ही है। इसका मतलब 1 गुणा किया आपने। तो इस बार आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर इसमें से इसको घटा लो, डायरेक्टली आपका जो भी चक्रवर्ती ब्याज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखो किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को स्मार्ट तरीके से पूरी करेंगे। आप अगर पूरा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। हमें पता है कि 21 का जो स्क्वायर है वो 441 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, और इसका भी कितना होगा 441 होगा। दोनों का 441 × 441 करोगे तो टाइम लगेगा, है ना। 441 × 441 करोगे कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा।
लेकिन हमें तो जल्दी आंसर चाहिए। तो इसका स्क्वायर आप भले ही कर लो, यूनिट डिजिट में आपको हमेशा 1 मिलेगा, यूनिट डिजिट के अंदर तो आपको 1 ही मिलेगा, है ना। और यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो जब आप 1 में से 0 घटाओगे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी हमारा जो भी आंसर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। और 1 यूनिट डिजिट वाला केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल में हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप अगर चीजें समझ रहे हो तो आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो। आप क्या करो, 441 का स्क्वायर कर लो। स्क्वायर फास्ट कैसे निकालते हैं इसके ट्रिक्स का पूरा वीडियो बना रखा है मैंने। और नहीं तो नॉर्मली भी आप पता कर ही सकते हो, 441 का स्क्वायर निकाल लिया, इसमें से इसको घटा लो, आपको एग्जैक्ट ये पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ में। आपको कोशिश ये रखनी है एग्जाम्स के अंदर कि कैलकुलेशन को आप जितना हो सके उतना अवॉइड करो, ताकि आप टाइम बचा सको। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। आई होप जो चीजें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे बढ़ेंगे, सेकंड पार्ट जो इसका आएगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो थ्योरी हमने अब तक सीखी है उसको और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर